मैं अखिल भारतीय सेवा में रहा हूँ। 28 साल का अनुभव है। हिंदुस्तान के कई भागों में मैंने सेवा दी है। तो एक पैन इंडिया जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एक विजन होता है, तो उसमें जाति नहीं है। हम रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अंदर में जाति का जो बंटवारा है ना, वो जो कीड़ा है ना, वायरस, वो मेरे दिमाग में नहीं है। मैं उस दृष्टिकोण से नहीं सोचता हूँ। लेकिन सच्चाई तो है, लोकतंत्र में जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम है राजनीति। पूरे विश्व में कहीं भी देखिए लोकतंत्र में, और आप ना एक जनता के बहुत बड़े भाग तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरा ये दायित्व बोध था अपनी जन्मभूमि, अपनी माटी के लिए, मैं कहता हूँ सिकटी मेरी माटी, तो सिकटी मेरी माटी ने मुझे बुला ली है। तो मैं वापस फिर अपनी जन्मभूमि में आया हूँ। जो भारत सरकार के ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, देखिए हम लोगों से जो एक्सपेक्ट करती है भारत सरकार कि अधिकतम आउटपुट दें, इसमें छुट्टियां नहीं मिलती है। लेकिन मैं अपने विभाग में हमेशा लड़ झगड़ करके, साल में मैं 2-3 बार तो अपना गांव, अपना इलाका जरूर जाता था। पूरे इलाके में मेरे रिलेटिव फैले हुए हैं, परिचित है, सब गांव में जानता है। हमारी सरकार ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है, बेशक दिया है, सड़कें बनी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसको अभी और उसको दिशा में आगे बढ़ना है। कनेक्टिविटी को और गुणवत्तापूर्ण करना है। जहाँ जो इलाके छूट गए हैं, काफी इलाके छूटे हुए हैं, वहाँ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कई तरह के प्रत्याशी मैदान में अब उतरने लगे हैं। अब इस साल कुछ ही महीने बचे हैं, मतलब 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। अधिकतर जो प्रत्याशी है वो चाहते हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि वहां पर जीत की भी दावेदारी हो जाती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखिए, इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, डॉक्टर DN यादव। इनका परिचय आपको थोड़ा सा दे दूं, थोड़ा ही से परिचय दूंगा, आगे इनसे बातचीत करेंगे ही। सबसे पहले जानिए कि भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिलने की संभावना है, चाह भी रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा का भी हम जिक्र करेंगे। बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मतलब रक्षा मंत्रालय में बतौर निदेशक के तौर पर इन्होंने काम किया। यूपीएससी एस्पायरेंट रहे, यूपीएससी इन्होंने निकाला और पूरे देश को इन्होंने घूमा है। लेकिन अब इन्होंने VRS लेकर बिहार को सर्व करने के लिए ये बिहार पहुंचे हैं और सिकटी विधानसभा, सही बोल रहा हूं सर? जी। वहीं पे इनका जन्म कर्म है, वहीं पे इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। आगे फिर इन्होंने दुनिया देखा, देश देखा, वापस बिहार आ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तो बिहार। जी धन्यवाद। सर, आपने VRS ले लिया। एक तो सर यहाँ पर सपना रहता है लोग का यूपीएससी निकल जाए जी, यूपीएससी में नौकरी, अगर रिटायरमेंट तो एक्सटेंशन मिल जाए। आपने अभी 5-7 साल पहले ही एक्सटेंशन VRS ले लिया है सर बिहार में सर। और वो भी आप जिस जिले से आ रहे हैं, जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, अररिया जिला में सर। हाँ। मेरा अपना निजी अनुभव रहा है, मतलब सबसे पिछड़े इलाकों में अगर काउंट किया जाए तो वही जिला काउंट होगा, या सीमांचल के 2-3 जिले जो ऐसा है। सही बोल रहा हूँ सर? जी बिल्कुल। क्या समझ में आया, क्या सूझ में आया कि आप वापस सिकटी चले आए सर? देखिए, मैं बताऊं, सिकटी जो मेरी जन्मभूमि है, मेरा गांव है, मेरी माँ वहाँ रहती है, हमारे दोनों बड़े भैया हेडमास्टर हैं, वही रहते हैं, हमारी सारी खेती बाड़ी है। पिताजी मेरे पंचायत सेवक थे। सिकटी में कुर्साकाटा प्रखंड में कई सालों तक पंचायत सेवक और पंचायत सुपरवाइजर रहे। और आपने कहा कि क्यों आ गए, तो मैं बताऊं, सिकटी से जो एक लगाव का कारण देखिए, मैं अपने गांव से ही नेशनल स्कॉलरशिप लेकर के 1980 में जिला स्कूल पूर्णिया आया था। छात्रावास में रहा 4 साल। मुझे तो सर पूर्णिया जिला ही होगा। हाँ, पूर्णिया जिला था। और 1984 में जब मैं मैट्रिक बोर्ड पास किया था, तो पूरे पूर्णिया कमिश्नरी का मैं टॉपर हुआ करता था। तो पूरे इलाके में जो मैंने देखा, इलाके में मेरे लिए जो एक रेस्पेक्ट बना था, वो आज भी मुझे याद है। फिर बाद में जब मैं यूपीएससी किया, सिविल सर्विस 1996 एग्जाम में IAS एग्जाम पास किया, 1997 बैच में मुझे भारतीय रक्षा संबंधा सेवा मिला। तो IAS एग्जाम पास करने वाला मैं वो उस क्षेत्र का पहला विद्यार्थी हूँ। तो आज भी जो नई पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, वो भी मेरा एग्जाम्पल वहाँ देते हैं। और दूसरा कारण ये है, देखिए, कि सिविल सर्विस करने से पहले मैं बिहार सरकार में करीब 8 साल जॉब कर चुका हूँ। मैं राजस्व कर्मचारी था अमौर ब्लॉक में, पूर्णिया जिला में अमौर है, करीब 4.5 साल। फिर शिक्षक रहा मैं करीब अररिया में, मोची लहना में 1.5 साल। फिर सचिवालय सहायक में पुलिस मुख्यालय में आ गया था, सचिवालय सहायक में। DIG रेंज पूर्णिया में रहा। पूर्णिया में रह करके मैंने तैयारी की, कभी कोई कोचिंग नहीं किया। दिल्ली में पहली बार गया था यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए धौलपुर हाउस में। तो देखिए, इन सारे वजहों से उस क्षेत्र में मेरे लिए जो लोगों के मन में एक रिगार्ड है। उसके बाद देखिए, नौकरी में मैं महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, कई जगह पर मैंने नौकरियां की है।
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बड़े बड़े काम किए ईमानदारी के साथ। तो मुझे 3 बार आर्मी कमांडर अवार्ड मिला है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अवार्ड। ये किसी को एक बार भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। वही लगा है सर। जी 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 जी, ये लाइफ लॉन्ग डेकोरेशन है। तो ये मैं जिंदगी में मैंने जो हासिल किया अपने ये कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, वो चीज़ है। पूरा इलाका गर्व करता है मुझ पर। तो अभी कुछ सालों से मुझे लगने लगा था कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए जन्मभूमि की सेवा भी करनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं, लोकतंत्र में जन सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है राजनीति। बिल्कुल। पूरे विश्व में कहीं भी देखिए लोकतंत्र में, और आप ना एक जनता के बहुत बड़े भाग तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरा ये दायित्व बोध था अपनी जन्मभूमि, अपनी माटी के लिए, मैं कहता हूँ सिकटी मेरी माटी। तो सिकटी मेरी माटी ने मुझे बुला ली है। तो मैं वापस फिर अपनी जन्मभूमि में आया हूँ एक बड़े स्केल पर सेवा करने के लिए। ये कारण है कि मैं सिकटी वापस। बड़ा कुर्बानी होता है सर बीआरएस लेना, वो भी कोई छोटा मोटा हवलदार का नौकरी नहीं सर। आप बहुत बड़े पद पे रहे हैं, वो रिटायरमेंट लेना, परिवार का भी विरोध झेलना पड़ा होगा। ये बताइए सर, बीजेपी में आपकी चाह तो है बीजेपी से आपको टिकट मिले, जो खबर हमारे पास आई है? बिल्कुल। आपने भी बीजेपी ज्वाइन में नहीं किया है सर? जी मैं बता दूं कि 2 मई को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मेरा बीआरएस एक्सेप्ट किया है। उनके ऑफिस से मेरी बात हो गई थी, और हम 3 महीने के बाद यानी 2 अगस्त के बाद मैं पार्टी की सदस्यता ले सकता हूं, और मैं लूंगा। अच्छा, बीजेपी आप ज्वाइन कीजिएगा सर। ये बताइए सर, 1980 का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने स्कॉलरशिप लिया था, आज 2025 चल रहा है, 45 साल बीत चुका है। सिकटी कितना बदला उस समय से अभी तक? पहले वाली स्थिति तो अब नहीं होगी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ ही होगा। किस मामले में उस एरिया, उस इलाके को और अररिया को पिछला किस दृष्टि से देखते हैं सर? देखिए मैं बताऊं, जो भारत सरकार के ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, देखिए हम लोगों से जो एक्सपेक्ट करती है भारत सरकार कि अधिकतम आउटपुट दें, इसमें छुट्टियां नहीं मिलती है। लेकिन मैं अपने विभाग में हमेशा लड़ झगड़ करके, साल में मैं 2-3 बार तो अपना गांव, अपना इलाका जरूर जाता था। पूरे इलाके में मेरे रिलेटिव फैले हुए हैं, परिचित है, सब गांव में जानता है। तो आपने कहा कि 45 सालों में कितना बदला है, मैं तो हर साल 2-3 बार जाता हूँ। देखिए बदलाव आया है, मैं बताऊँ, खास करके एनडीए सरकार में, नीतीश जी की सरकार में। पहले भी हुए हैं काम, ऐसा नहीं है। अभी जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, मैं ये देख रहा हूँ, सड़कें बनी है। हालांकि सड़कों की गुणवत्ता पर मेरे कुछ सवाल हैं। मैं देखा हूँ सड़कें जिस एजेंसी ने बनाया है उसने ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा सा उसको क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए था। ये तो एक है, मैं देख रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे गांव की सड़क जो बनी थी अभी 5-7 साल पहले जब बनी थी, तो मैं उसी समय बोल दिया था कि ये सड़क इस बरसात के बाद नहीं टिकेगी, वही वो उखड़ गया। हालांकि देखिए मैं जहाँ भी रहा हूँ, उत्तराखंड में रानीखेत में रहा हूँ, वहाँ जो मैंने काम किए हैं 20 साल पहले, एक ईंट नहीं उखड़ा है आज। महाराष्ट्र मेरे काम की तारीफ होती थी। पंकजा मुंडे जी वुमेन्स हॉस्टल के उद्घाटन के लिए आए थे, तो मेरे काम की क्वालिटी देख करके वो चकित रह गई थी। पुणे का पहला वर्किंग वुमेन हॉस्टल था, 96 सीट वाला। तो काम की क्वालिटी देखिए, ये डिफेंस। तो लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि पहले पटना से पूर्णिया पहुंचना एक टास्क होता था जी? आज है कि मैं अब पिछले भी लोकसभा में गया सर, 3-4 बार आना जाना हुआ। 6 बजे शाम में गाड़ी स्टार्ट किए, 12 बजे रात तक पूर्णिया पहुंच गए। कम से कम इतना एक्सेसिबल तो हो गया पूर्णिया। पहले तो सर पूर्णिया 15 घंटा 20 घंटा रोड ही नहीं था पहले। जी निश्चित रूप से, मैं वही बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी बढ़ी। आपने कहा 45 साल में क्या परिवर्तन आया है? सिक्किम परिवर्तन आया है। हमारी सरकार ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है, बेशक दिया है। सड़कें बनी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसको अभी और उसको दिशा में आगे बढ़ना है। कनेक्टिविटी को और गुणवत्तापूर्ण करना है। जहाँ जो इलाके छूट गए हैं, काफी इलाके छूटे हुए हैं, वहाँ काम करने की जरूरत है। सिक्किम में बदलाव की बात आपने किया है। अदरवाइज देखिए, जो किसानों की स्थिति है पहले से बेहतर हुई है, सरकार ने सम काम किया है। इसमें अभी और काफी कुछ करना है। वही चर्चा है सर, पिछड़ापन बिहार में आज भी है। हर स्थिति, हर स्तर पे पिछड़ापन है। क्या क्या रिपोर्ट हम देखते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का वही हाल है, पथ निर्माण का वही है, नगर विकास का वही है। इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है जैसा आप चाह रहे हैं, चूंकि आप उस पार्टी से टिकट भी चाहते हैं, क्या आप कुछ बदलाव और आने वाले दिनों में दिखेगा, या यही सरकार जिस तरह से काम कर रही है करते रहेगी? देखिए, मैं अगर आपने बिहार की बात की, पहले आपने सिकटी की बात की थी। देखिए सिकटी और अररिया और पूर्वांचल का हाल है, वहाँ जो विकास की जो रफ्तार है ना, अगर बाकी बिहार एक पहले तो आप बिहार को देखिए पूरे नेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो विकसित राज्य हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, उसके आगे हम कहीं नहीं। राष्ट्रीय स्तर में हम काफी नीचे हैं औसत में। जीडीपी में हो, प्रति व्यक्ति आय हो, हर मामले में। तो ये देखिए 75 साल के बाद बिहार को तो मेरे हिसाब से तो सबसे टॉप में होना चाहिए था। ये मंथन करने की जरूरत है, क्यों नहीं हुआ। तो बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार में भी देखिए पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है।
सीमांचल सर, पूर्वांचल सीमांचल, हाँ सीमांचल कह लीजिए, तो जो भी है सीमांचल ही बोलते हैं लोग यहाँ पर। तो वो पिछड़ा हुआ है, बाकी बिहार से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। आपने कहा कि अभी एनडीए की बीजेपी की सरकार अगर आती है, देखिए अभी सवाल है कि यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार है और वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करती है कि सरकार के मुखिया कौन होंगे। उस पर मैं नहीं जा सकता, अभी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उसके लिए। लेकिन निश्चित रूप से जो अभी सरकार बनेगी एनडीए की, इसमें कुछ नए लोग आएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूं तो मेरी दृष्टि बिल्कुल अलग है डेवलपमेंट के लिए। मैं सिर्फ काम की बात करता हूं, मैं बातें नहीं करता, मैं बोलना कम बोलता हूं। आपने अभी इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज बोलता नहीं हूं, लोग जानते हैं, मेरा काम दिखता है। तो मैं अगर सरकार में आ गया, विधानसभा में पहुंच गया, तो निश्चित रूप से काम 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 ये मेरी प्राथमिकता होगी। और अपने क्षेत्र के लिए तो काम मैं करूंगा ही। आपने गुणवत्ता की बात की और शिक्षा विभाग की बात की आपने शायद, और हॉस्पिटल की और पीडब्ल्यूडी की। देखिए विकास की गति को रफ्तार देने की जरूरत है और गुणवत्ता के साथ देने की जरूरत है, क्वालिटी के साथ, बिल्कुल क्वालिटी के साथ देने की जरूरत है। मैं बताऊं, देखिए बिहार को आगे लाने के लिए अगर आप एक रोड मैप की बात करें, आखिर दूसरे राज्यों महाराष्ट्र की बात, मैं रहा 4 साल पुणे में, मैंने देखा है वहाँ विकास को, मैंने खुद काम किया है, क्या मजा मुझे आया वहाँ काम करने के लिए। जब तक आप इन्वेस्टर्स को नहीं लाएंगे, बड़ी पूंजी को नहीं लाएंगे, अगला सवाल, औद्योगिकरण को रफ्तार नहीं देंगे, आप बिहार को जो विकास की गति है जो मिलनी चाहिए वो नहीं दे सकते। और उसके लिए काम करने होंगे जो इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स हैं या नेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति हैं। सवाल है कि वो कर्नाटक या महाराष्ट्र में या गुजरात में लगाते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? पहली बात, आपको प्रयास करने होंगे, उन्हें कन्विंस करना होगा कि भैया आप आओ, आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और आपके किसी भी गतिविधि में कोई खलल नहीं डाली जाएगी, मतलब कि विधि व्यवस्था की तरफ से या गुंडागर्दी की तरफ से या रंगदारी की तरफ से। तो देखिए जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप बिहार को बाकी राज्यों के मुकाबले में खड़ा नहीं कर पाएंगे। एक सवाल है सर, आप, अब पता नहीं ये सवाल आपको थोड़ा सा ऑड भी लग सकता है, आप जिस जाति से आते हैं जी, उस जाति की एक ऑलरेडी स्थापित पार्टी है बिहार, राष्ट्रीय जनता दल। आंख बंद करके जो यादव जाति के वोटर्स हैं वो लालू जी को नेता मानते हैं। बीजेपी की तरफ जो नेता है भी, आप नंद किशोर यादव की बात कीजिए, नित्यानंद की बात कीजिए, किसी की बात कर लीजिए, पार्टी में अच्छे जगह पर है लेकिन वोटर्स के बीच वो हाशिए पर रहते हैं। आप सर राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं? आपके लिए तो एक बड़ा बनाया घर है, एक महल है, और आप एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं, इस पार्टी में वो जाति के वोटर ही नहीं। जी, आप यही कह रहे हैं ना। हाँ, देखिए मैं बताऊं, मैं अखिल भारतीय सेवा में रहा हूं, 28 साल का अनुभव है, हिंदुस्तान के कई भागों में मैंने सेवा दी है। तो एक पैन इंडिया जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एक विजन होता है, तो उसमें जाति नहीं है। हम रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अंदर में जाति का जो बंटवारा है ना, वो जो कीड़ा है ना, वायरस, वो मेरे दिमाग में नहीं है। मैं उस दृष्टिकोण से नहीं सोचता हूँ। लेकिन सच्चाई तो है बिहार की भी सच्चाई है, बिहार में और उत्तर भारत में एक सच्चाई है, पूरे हिंदी पट्टी में सर, पूरे हिंदी पट्टी में। मैं तो कह रहा हूँ अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है ये। जी। अब मजबूरी बस फैला है, क्यों फैला है छोड़िए, इनके क्या लाभ है क्या नुकसान है। देखिए मैं एक साहित्यकार भी हूँ, मेरी लिखी कहानियाँ 70 कहानियाँ मेरी छप चुकी है हिंदी साहित्य की सारी पत्रिकाओं में, 15 साल से 2 उपन्यास मेरे आ चुके हैं। मैं एक संवेदनशील लेखक हूँ, हिंदी साहित्य मेरा एक नाम है। तो जो संवेदनशील लेखक होते हैं ना, उनकी दृष्टि एक अलग होती है। तो ये जाति की बात है। मैं अगर बात करूं सभ्यता की, मानव सभ्यता की, ये वायरस है, मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक है, हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। ठीक है, जाति जनगणना की बात हो रही है, पता चले, इसमें कोई बुराई नहीं है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इस आधार पर समाज का अगर बंटवारा हो गया, लोगों में एक दूसरे के लिए घृणा फैलती गई, तो खतरनाक होगा। रक्षा मंत्रालय मैंने देखा है, ये हम इन चीजों से दूर हैं। वहां नहीं है सर, लेकिन ये भी तो सवाल उठेगा ना कि आप जिस जाति से आ रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कितने वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्योंकि आप जिस जाति से हैं सर, उस जाति में आप एक बहुत मतलब अपर लेवल के आदमी हैं। यादव जाति को अगर देखा जाए तो ज्यादातर उनका राजनीतिक तौर पर, हालांकि अब तो कई लोग यूपीएससी बीपीएससी कर भी रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कितने वोटर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? बीजेपी ये भी तो कैलकुलेशन करेगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जाति एक सच्चाई है बिहार में, यहाँ की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में देखें, ये किसी जाति से बंधी नहीं हुई, हर जाति हर समाज के लोग हैं। मोहन यादव तो एमपी में है ही भाई, हाँ, सारे जाति के सीएम है इसमें। तो अब आपने कहा कि इस जाति की बंधी बंधाई राजनीति है, आप शायद आरजेडी के बारे में बात कर रहे हैं। आरजेडी के बारे में। देखिए ऐसा है
कि मैं सिक्टी का नायक हूं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे नॉमिनेशन के बाद, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी उस दिन देख लेंगे। आप, मैं बता रहा हूं आपको, मैं पूर्णिया कमिश्नरी में रिकॉर्ड मत से जीतूंगा। और मैं ये दावा भी क्यों करूं कि यादव जाति के जो लोग हैं वो मुझे कितना वोट देंगे। सारे जाति के 100% लोग वोट देंगे। यादव जाति तो छोड़ ही दीजिए, वो हमारे सारे रिलेशन में हैं, सारे लोग हैं। मैं बचपन में जिनकी गोद में पढ़ा हूँ, जिनको मैंने गोद में खिलाया है, वो दो सारे पीढ़ी एक साथ अभी हैं, मेरे साथ खड़े हैं। ये किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वही आगे निकलेगा राजनीति में, जो कि सच्चा और स्वच्छ राजनीति करेगा, जो कि बिहार की माटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। ये मैं अगर बात करूं, ठेठ राजनीतिक लोग जो बोलते हैं कि ठेकेदारी, किसी का ठेका नहीं है, जाति या यादव, ऐसा नहीं है। काम करने वाले लोगों को लोग चाहते हैं। बात खत्म। बीजेपी टिकट अगर नहीं दी जी, एक नई पार्टी अभी बिहार में आप देख रहे होंगे, पद यात्रा खूब कर रही है, जन स्वराज जी, एक अच्छा विकल्प है जी। और भी कई पार्टियां बनी हैं। जी, जी, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे शिवदीप लांडे ने भी एक पार्टी बना ली। जी, जी। उधर एक विकास बाबा भी अभी तो सर्विस में ही है, ये बिहार फर्स्ट चला रहे हैं, कोई कैंपेन चला रहे हैं। अगर बीजेपी के अलावा कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन दिमाग में है? देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं रक्षा मंत्रालय का एक अनुशासित सिपाही रहा हूँ। लखनऊ में मेरी 6 साल से पोस्टिंग रही है। राजनाथ सिंह जी के कार्यकलापों को नज़दीक से देखा है, उनकी परियोजनाओं को हमने क्रियान्वित किया है, कई बड़े कार्यक्रम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कई मंत्रियों को मैंने नज़दीक से देखा है, काम किया है उनके साथ। मैं उनके योजनाओं से प्रभावित हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उसे बेहतर ढंग से लागू कर पाऊंगा, निश्चित रूप से, कि जो मुझे जानकारी है, अनुभव है मुझे। और देखिए, मेरी पत्नी पहले से ही बीजेपी के क्रियाकलापों में शामिल रही है। जब मेरठ छावनी में था, मैं पुणे छावनी में था, तो उस कारण से देखिए मैं बीजेपी में मैं आया हूँ, अनुशासित आदमी हूँ। मैं आज बता रहा हूँ, मैं निर्दलीय नहीं लड़ने वाला हूँ, जनसुराज से नहीं लड़ने वाला हूँ, आरजेडी से नहीं लड़ने वाला हूँ। मैंने आपको स्टैंड क्लियर कर दिया ना। मेरा ध्येय स्पष्ट है, मुझे सिटी के लिए, बिहार के लिए काम करना है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मैं अनुशासित आदमी हूँ, अनुशासित आदमी ही बना रहूँगा। और देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने का, ये जो आने का मेरा एक कारण है, हमारे इलाके से मैं जहाँ भी मेरी सेवा दी है, पोस्टिंग हर राज्यों में, उन राज्यों में मैंने देखा है कि हमारे इलाके के काफी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोई शहर नहीं जहाँ बिहारी मजदूर नहीं है, चेन्नई से लेकर, जम्मू से लेकर के पहलगाम तक में। बिल्कुल। जहाँ जहाँ मैंने सेवा दी है, उन क्षेत्रों में हमारे इलाके के मजदूरों के साथ जब भी समस्या हुई है, तो मैं हमेशा आगे आया हूँ। मैंने उनका बचाव किया है, चाहे पुलिस कमिश्नर से हो, एसपी से हो, राज्य सरकार की अथॉरिटी से हो। तो देखिए, मुझे अपने इलाके और पूरे बिहार में जो श्रम पलायन है, श्रमिकों की जो दशा दुर्दशा है दूसरे क्षेत्र में, मेरे दिमाग में एक है कि अगर मैं आ गया तो हर राज्य में जहां बिहारी मजदूर काफी हैं, श्रम मजदूर नहीं, मैं श्रम बोलता हूँ, श्रम कौशल है, बिल्कुल बिल्कुल, लेबर है, वहां पर बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि कार्यालय होना चाहिए, जो कि अपने बिहारी श्रमिकों के हितों की रक्षा करे। उस राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के स्तर पर त्वरित कार्रवाई कर। देखो, परिवार छोड़ के लोग जा रहे हैं, बाल बच्चे, बेटी छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, तो वहां भी अगर वह सुरक्षित है, उनको हम अगर मानसिक एक संतुष्टि या मानसिक सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो फिर मेरा होना, मुझे लग रहा है, सार्थक नहीं है। तो देखिए, ये काम मुझे करने हैं। इसीलिए आपने कहा बीजेपी अगर टिकट नहीं देगी, नकारात्मक मेरे दिमाग में बातें बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव आदमी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनुशासित पार्टी है, यहाँ टिकट देने का एक नॉर्म से डेवलप है। और बाकी किसी भी कैंडिडेट से जो है क्षेत्र में, मेरा विश्वास है मैं उनसे बेहतर करूंगा। और ये बातें जो पार्टी के आला कमान है, पार्टी की जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो टिकट बांटने में जिनकी भूमिका होती है, उन तक ये बातें पहुंचेगी और वो काफी सूझबूझ वाले लोग होते हैं। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामना। आप तो पूरे मतलब उम्मीद में हैं इस बात को लेकर कि सिटी का नेतृत्व करना है जी, और कोई नकारात्मक सोच भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, श्योर है कि टिकट इस बार मिल जाना चाहिए और चुनाव लड़िए। और नकारात्मक सोच की बात आपने किया, मैं और बताऊं कि स्वच्छ राजनीति का मतलब है कि देखिए, मेरे जो अपोनेंट होंगे, सिटिंग होंगे, कहीं भी होंगे, अब जो अपोजिशन के पार्टी भी हैं, मैं दूसरे पार्टी का तू मैं या दिन भर उनके कब्र खोदने, उनकी बात को काटने में, इनसे विश्वास नहीं करता। मुझे अपने काम से मतलब, मेरे हिसाब से हर राजनीतिक को अपना काम करना चाहिए। जो विपक्ष में है उनका काम है बोलना, हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो डीएन यादव थे,
काफी अच्छी बातचीत हुई। सिकटी विधानसभा को लेकर बड़े एग्रेसिव हैं, पूरी तरह तैयार हैं कि इस बार तो सिकटी का कायाकल्प कर देना है 2025 से 2030 के बीच, और ये तभी होगा जब नेतृत्व इनके हाथ में जाएगा। और उसी नेतृत्व को हाथ में लेने के लिए ये बीआरएस लेकर भारत सरकार की नौकरी छोड़कर बिहार वापस आए हैं, अपनी सरजमी, अपनी मातृभूमि वापस आए हैं। दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।